मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अपने नेक्स्ट सेशन के लिए आत्मनिर्भर भारत इन हेल्थ केयर डॉक्टर के.एस. पुरोहित जी को मैं निवेदन करता हूं, आप मंच पर आए। जोरदार तालियों से सीनियर गैस्ट्रो सर्जन का स्वागत करें। श्री राकेश पांडे जी, CMD ग्लोबल ब्रेवो हेल्थ केयर ग्रुप अहमदाबाद। साथ में है डॉक्टर मनीष खेतान जी, डायरेक्टर नोबेसिटी बैरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी सेंटर, केडी हॉस्पिटल अहमदाबाद, और डॉक्टर राकेश शाह, क्लस्टर हेड, शेल्बी हॉस्पिटल। मैं सभी हमारे गणमान्य अतिथियों का मैं स्वागत इस मंच पर करता हूं। ऑर्गेनाइजर वीकली और गुजरात यूनिवर्सिटी के संयुक्त उपक्रम आयुष्मान भवः, सभी का हृदय से स्वागत है इस मंच पर। तो ये हमारा अंतिम सेशन है और इसके बाद हमने इस संगोष्ठी के प्रारंभ में जिस तरह से होलिस्टिक हेल्थ केयर की आवश्यकता क्यों संपूर्णतया देखना है, समग्रतया देखना है, तो उसी विषय पर आत्मनिर्भर भारत आज ये सिर्फ एक नारा नहीं, हम सभी के जीवन का कर्म बन चुका है। तो ये क्यों, आवश्यकता क्यों और आगे क्या भविष्य है, आत्मनिर्भर भारत के सामने चैलेंजेस भी कौन से, ये सारी बातें इस सेशन में हम कवर करेंगे। ओवर टू डॉक्टर के.एस. पुरोहित। Thank you very much, Hitanshu. Congratulations to all of you. क्योंकि ये इस तरह का जो कॉन्क्लेव है, मैंने आज तक, जब तक मैं डॉक्टर बना तब तक ऐसे विषय लेके मेरे ध्यान में नहीं है कि कहीं हुआ हो। ज़्यादातर डॉक्टर्स के अंदर जब हमारे कॉन्क्लेव्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो वो ट्रीटमेंट को लेके, एडवांसेस को लेके होती हैं। आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज आत्मनिर्भर भारत। हम आप अपने आप को पूछना चाहते हैं जो कोविड ने हमको पूछा था। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के मन में यही बात आई उस वक्त कि सब बॉर्डर्स बंद हो गई हैं, सील हो गई हैं, हर एक देश अपने आप में जी रहा है। तो हमारे संसाधन, हमारे स्किल्स पर्याप्त मात्रा में है क्या? हम आत्मनिर्भर है क्या? राष्ट्र आत्मनिर्भर है क्या? और राष्ट्र के अंतर्गत की जो सेवाएं हैं उसमें से प्रमुख सेवा आज का जो टॉपिक है वो आत्मनिर्भर भारत एंड हेल्थ केयर। तो हम इस पर बात करेंगे। वी हैव विथ अस our esteemed guest which already been introduced. मैं एक बात बताना चाहता हूं। पेशेंट्स, इसमें से मेडिकल स्टूडेंट्स कितने हैं? हाथ ऊंचा करें। और यूनिवर्सिटी के छात्र? मेडिकल स्टूडेंट्स में से मुझे आप बताइए, बाद में बताना, कि आपने मेडिसिन क्यों चूज की है। I will tell myself, I chose medicine to make name and fame, money. Till I met certain people. उन्होंने मेरा दिमाग बहुत बदला, लेट बदला। लेकिन आपके पास से मैं बाद में प्रत्युत्तर चाहूँगा, जब ये खत्म होने को आए तब आपको बताना है कि अगर आपको वड़ा प्रधान बनाया जाए, आपको चीफ बनाया जाए, तो ऐसा क्या आप करेंगे कि ये देश को हम आत्मनिर्भर बनाएं। तो माय ओपनिंग क्वेश्चन टू डॉक्टर मनीष खेतान। आप जानते होंगे कि मेदस्विता, जो हम मानते थे पहले कि दुनिया में सिर्फ डेवलप्ड नेशन का ही ये प्रॉब्लम है, बट द रिसेंट ईयर्स प्रूव्ड अस रॉन्ग। रिसेंट, नॉट वेरी रिसेंट, बट रिसेंट ईयर्स प्रूव्ड रॉन्ग कि मेदस्विता वो माल न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिशन नहीं है। और उसकी भी सर्जरी होती है। वैसे अभी फ्यू ईयर्स से अब पता चला। डॉक्टर मनीष खेतान हैज डन न्यूमरस सच सर्जरीज। डॉक्टर खेतान, when I started my laparoscopic surgery, we all of us should know that we do with the camera. That camera was costing 25 lakhs rupees at that time. Camera was manufactured by a German company. So before I earn from my patients,
this German company earned straight away. So my patients spending money, and of course I am earning, और उसके पहले वो जर्मन कंपनी ने पैसे कमा लिए. तो with every disease, before we find the solution, someone else earns, and the money goes somewhere else. तो ये आत्मनिर्भर तो हुआ नहीं. What would you say in this? कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये हम जो सोचते हैं ऐसा है क्या, है तो ऐसा पहुंचने में क्या होना चाहिए? देखिए, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपने देखने जाएं और आज से 10-15 साल पहले की जब आप बात कर रहे हैं, चीज़ें तो बदली हैं, काफ़ी बदली हैं. आप आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं तो राइट फ्रॉम चीज़ों को यहीं पर प्रोड्यूस करना, यहीं पर यूज़ करना, जो उसको यूज़ करें उनको शिक्षित भी यहीं पर करना, जो शिक्षित करके यूज़ करें उसका यूज़ भी उसी देश में होना, उन्हीं के लोगों में होना, ये आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा संकेत है. पर मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ हमें पहुँचना चाहिए. टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है. मेडिकल फील्ड में भी टेक्नोलॉजी बहुत आगे तेज़ी से आगे बढ़ रही है. पर जिस जगह वो पहुँच चुकी है ऑलरेडी, अभी भी हम उससे 5-7 साल पीछे हैं कि उस टेक्नोलॉजी को पकड़ सकें और वहाँ तक हम पहुँच सकें. इसलिए हमारी काफ़ी सारी डिपेंडेंसी कुछ चीज़ों में, सभी चीज़ों में तो नहीं, पर कुछ चीज़ों में हमारी काफ़ी सारी डिपेंडेंसी अभी भी इन विदेशी कंपनियों पे होती है. पर आने वाले दिनों में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि ये चीज़ें भी दूर हो जाएंगी. Dr. Rakesh, Rakesh Shah. Rakesh Shah is handling the cluster of hospitals, the Shelby group of hospitals, I believe. हम सब जानते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का रोल. हम ये भी जानते हैं कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आर लोकेटेड टू द प्राइम सिटीज ऑफ द कंट्री. राकेश जी, आपका क्या कहना है आत्मनिर्भर भारत के अंदर? First of all, I would like to thank the organizers for having me over. I'm privileged to be with such a stalwarts of clinical field and the pharma field. So Atmanirbhar Bharat की बात करें, so we see certain statistics. So 66% of the beds which are available, they are available in urban areas, so which caters to 28% of the population. And there is a disparity of 34% which are available for 72% of rural population. So अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है, so I would like to quote examples, certain examples of certain corporate hospitals. Of course, I'll start with Shalby. If you see, Shalby started from Vijay Char Rasta of our own Ahmedabad and has reached to metro and capital of India, Delhi. So we have 17 hospitals. If you see, our hospitals are present in metro, tier 1, tier 2 and tier 3 cities. So that helps us to cater to a wide range of population and to reduce this disparity. When we talk about, I will talk from the hospital's point of view. If we want to become Atmanirbhar, we have a really robust mechanism of public health sector. If you see, we can reach out to the last leg of the community or society. We have ANMs, ASHA workers, auxiliary nursing available at the PADA level or the WADA level. So that is the strength of Indian health structure. As well as this is one of the challenge, how we can optimally utilize this structure and will be able to cater to the masses, that becomes a challenge. And we'll talk about this there are two major challenges which we are facing. One is the affordability and second is accessibility. When we talk affordability, government is putting its efforts. So we see, take an example of GDP, which was earlier 1.6% was spent on the healthcare. Now it has gone to 2.2, and by 2025 we expect that the GDP expenditure on health goes to 2.5%. So that caters to the affordability issue, but still a major challenge remains with the accessibility. I think many corporate players like Arvind Eye also, they can go to the masses and make India an Atmanirbhar Bharat in terms of health segment. Do you think that you face challenges in setting up whole entire setup which you have in the town levels?
ऐसा ही सेटअप अगर रूरल एरिया में हम इनको देना चाहें, हम पेशेंट्स को एक्सेसिबल बनाना चाहें, तो आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स, आपके मीटिंग्स के अंदर आपके कुछ प्लान्स हैं ऐसे, और यू आर स्टिल फेसिंग चैलेंजेस इन दिस? Sir, I won't deny that there are challenges. The major challenge comes with the specialist, the doctors. Most of the doctors, 69% of the doctors are practicing in urban area. They don't want to practice in the rural areas. So that is one of the challenge. But however, we can overcome these challenges with the various initiatives. When I say these initiatives, the government bond systems or the triple P model, public-private partnership models can really help. There are certain examples in Indian healthcare scenario, to quote Narayana Healthcare, wherein they worked on a PPP model, and in Jammu, they are providing the services. Similar models can be implemented wherein we create a win-win situation for all the stakeholders. And those challenges can be overcome. The second challenge remains is the manpower, skilled manpower. But I think initiatives of forward or backward integration, like I'll quote Shalby, wherein we have a Shalby Academy, wherein Shalby Academy works on the providing the manpower which are industry ready. After their graduation, they undergo certain courses of 6 months or 1 year, wherein they get the practical training of the services and they are industry ready. Of course, you will agree that you must have faced many of such challenges to have your OT assistant or infection control nurse in your own hospital. So that brings us to a core question. When I was young and I did my MBBS, I didn't think that I'll go to a village to practice. तो ये पूरा एक नूडल्स का बंच जैसा है. Each problem is connected to the other problem. For all young minds that are sitting here, Dr. Khaitan, कि गांव में जाके प्रैक्टिस, आत्मनिर्भर भारत तब हो सकता है कि जब जो सोचते हैं हम, बिजनेस में सोचते हैं, हेल्थ केयर में सोचते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में सोचते हैं, इट इज इक्वली अवेलेबल टू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. अदरवाइज दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. बट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, जो डॉक्टर्स बैठे हैं यहाँ, जो डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, कितने हाथ खड़े करिए जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं. हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने ऐसा सोचेंगे कि मैं गांव में प्रैक्टिस करूंगा? मैंने ऐसा नहीं सोचा था. सो डोंट फील गिल्टी अबाउट इट. पुट डाउन योर हैंड्स, रेज अगेन. आप में से कितना ऐसे सोचेंगे गांव में जाएंगे? दैट इज अ ग्रेट सीन. बेटर. Please put down your hands. I must tell Mr. Pandey, you had traveled back from UK yesterday, I believe, that in NHL Medical College, there were 100 seats. When I was studying, 50% of my colleagues, every year, they would go abroad to settle in those days. There's nothing right or wrong. What I'm saying is, आत्मनिर्भर भारत, जो भारत हम बनाना चाहते हैं, इसके अंदर एक ये बड़ा पॉइंट है. अगर कोई नहीं जाता है तो उसके भी वैलिड रीजंस है वहाँ, बट वी हैव टू एड्रेस दैट. सो यस, डॉक्टर खैतान, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? सो वी हैव two Rakeshes here. So one Mr. Rakesh Pandey is involved with the research of the medicines also, along with doing other lot of other. He is a CEO Global Group. How can this pharmaceutical industry and the research that we do? Just to tell you, I had a dry cough for 15 days and my mother said that you eat ardushi, then only it is better, then I'm able to talk. The point is, the entire research is driven by economics or by the helping the core issue of helping the poor, not poor, but in general, to help cure the patients. How many we are talking with Dr. Khaitan that how much is market driven and how much is patient driven? That is a question. So what all can be done in the field that you are tackling to make this Bharat in real sense Atmanirbhar, in a true sense? Thank you, Dr. Saab. Thank you, everybody. Is a very broad term to talk about Atmanirbhar Bharat. ये बहुत आसान है ये बोलना कि आत्मनिर्भर भारत बना देंगे और बनाना चाहिए. जिस देश में आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार
प्रधानमंत्री को यह बताना पड़ता है कि आपको स्वच्छता रखनी चाहिए, उस देश में अगर आप आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं तो आपको बहुत ही इसको एक कमिटमेंट के तौर पे लेना होगा, तभी ये बात बनेगी। आत्मनिर्भर टर्म सिर्फ ये नहीं है कि मैं मेडिसिन बना दूं या कोई मैं नया ड्रग डिस्कवरी कर दूं या कोई नया रिसर्च कर दूं। इज अ वेरी हॉलिस्टिक टर्म। ये पीएचसी लेवल से शुरू होता है गांव में, आपकी इनसिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आप कितने इनसिक्योर हैं उतनी नई दवाइयां मार्केट में आएंगी। आपकी इनसिक्योरिटी बिकती है, आपकी बीमारी नहीं बिकती है। आप कितने इनसिक्योर हैं उतनी तरह की दवाई आपको बेची जाएगी। ये दवाई ऐसी है कि हम आज के डेट में लीवर की भी दवा खा लेते हैं सप्लीमेंट, आज किडनी के लिए भी दवा खा लेते हैं, फ्लू हो गया उसको भी सप्लीमेंट लेना है। आपकी अपनी बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ है और आपकी अपनी बॉडी कोप करने के लिए कैपेबल है। अगर आप आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं तो रिसर्च एक बड़ा सेक्टर है। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दवाई बनानी है। रिसर्च आप मेंटल हेल्थ की कर सकते हैं, रिसर्च आप फिजिकल हेल्थ की कर सकते हैं, रिसर्च नई मेडिकल डिवाइसेस की कर सकते हैं, क्योंकि डायग्नोस्टिक जो है, डायग्नोसिस बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी ट्रीटमेंट में। आप अपना एक मेजर पैसा खर्च कर देते हैं इसलिए क्योंकि आपको डायग्नोसिस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप एक ऐसे स्टेज में, जैसे एग्जांपल हम लोग कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो आते हैं वो या तो 3rd या 4th स्टेज में आते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये जागरूकता नहीं है। अगले महीने कौन सी मूवी रिलीज होगी उसकी टिकट बुक करना याद है, लेकिन 6 महीने बाद मेरे को अपना हेल्थ चेकअप कराना है ये याद नहीं है। इलेक्शन में कौन सी पार्टी को वोट देना है ये याद है, लेकिन मेरा पिछले बार क्या मेरे हेल्थ पैरामीटर्स थे उसके हिसाब से मुझे आगे क्या करना है ये याद नहीं है। सो ओवरऑल आपको सबसे पहले तो मानसिक रूप से तैयार होना होगा कि हमको आत्मनिर्भर बनना है और भारत को बनाना है। आप ये सिर्फ कह देने से कि नहीं आत्मनिर्भर बन जाएंगे और हमारा एक प्रोग्राम चलेगा। देखिए, इकोनॉमी ड्रिवन हर रिसर्च होता है, बगैर पैसे के ना तो रिसर्च होता है और ना रिसर्च होने के बाद पैसा नहीं आए ये सोच सकते हैं। पैसा बिल्कुल आएगा और पैसा आना चाहिए। रिसर्च के लिए पैसा खर्च होना चाहिए। सरकार भी काम करती है और सरकार काम कर भी रही है, लेकिन एक बड़ा गैप है। एक ग्रामीण लेवल से लेकर गांव लेवल से लेकर शहर तक एक बड़ा गैप है। अभी बात हो रही थी डॉक्टर्स की कि डॉक्टर्स बनेंगे तो आप कहां जाएंगे, तो इन्होंने बहुत लोगों ने हाथ उठाया मैं गांव जाऊंगा। सच्चाई यह है कि ये गांव आप जाके करेंगे क्या और करेंगे कैसे। आपके गांव में बहुत सारे ऐसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो अभी काम नहीं करते, तो आप वहां लड़ाई करेंगे लोगों से फीस के लिए, अपनी फीस कम करेंगे ज्यादा करेंगे। प्लान ये करना है कि शहर में जो सुविधा उपलब्ध है वो गांव के लोगों तक पहुंच जाए, मतलब गांव तक हॉस्पिटल पहुंचाना है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार फिजिकल हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, डिजिटल हॉस्पिटल भी आप पहुंचा सकते हैं, डिजिटल डायग्नोस्टिक्स भी आप पहुंचा सकते हैं। ये भी एक रिसर्च का पार्ट है। सो दिस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म और इसमें बड़ा सबको मिलके काम करना, मतलब हर लेवल पे आपको काम करना है। देन यू कैन थिंक दैट वी आर प्लानिंग फॉर आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर इनटू हेल्थ केयर। तो हर सेक्टर है, रिसर्च है, मेडिकेशन है, मेडिकल डिवाइसेस है, एजुकेशन है, उसका इंप्लीमेंटेशन है, उनको आप कितना फिजिकली ट्रेन करते हैं डॉक्टर्स को वो है। तो ये सारी फैक्टर्स अगर आप जोड़ेंगे और इन सबको बैलेंस करेंगे तब आप आत्मनिर्भर भारत की बात सोच सकते हैं। In your field, can you cite an example that your company or you are leading those kind of efforts to make this happen? Atmanirbhar, any such example? No, see, जैसे लॉन्ग बैक हम लोगों ने मैंने अपने गांव से एक फैक्ट्री शुरू की। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस फैक्ट्री, दिस इज फॉर बायोसिमिलर्स। बड़ा अटपटा लगता है छोटे से गांव में एक फैक्ट्री डालना, लेकिन अगर वहां के लोगों को सस्टेन करना है, उनको सबसे बड़ी बात है एजुकेट करना। तो एजुकेट करने के लिए वो चीज जब तक देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपसे बात करेंगे नहीं, तब तक वो एजुकेट नहीं हो सकते। तो आप अगर, जैसे हम लोगों ने अपने क्षेत्र में काम शुरू किया था, बहुत साल पहले की बात है, आपको पता होगा कि सैनिटरी नैपकिन जो है वो पूरे सरकार की तरफ से बांटी जाती है ब्लॉक स्तर पर। मेरे गांव में भी मेरा ब्लॉक है, वहां एक मेरा गांव है। तो हम लोगों ने एक प्लान शुरू किया कोविड के टाइम पे। वी स्टार्टेड, वी एसोसिएट विद फ्यू वुमेन्स फ्रॉम दैट द सेम लोकल विलेज, और हमने उनके लिए एक सैनिटरी नैपकिन बनाने का प्लान शुरू किया। अभी सैनिटरी नैपकिन तो बन गई, अब उसके बाद क्या होगा, कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, बहुत सारे इश्यूज हैं उसमें, फाइनेंशियल रीजंस हैं, सोशल कॉज है। तो हम लोगों ने एक प्लान किया कि हम हर 15 दिन तक प्रोडक्शन होती है और 15 दिन बाद उस प्रोडक्ट को लेके वो महिलाएं गांव-गांव जाती हैं।
लोगों को शिक्षित करती हैं और निशुल्क उसको बांटती हैं। तो आपको उनको आदत लगानी होगी कि इसकी जरूरत आपको है। सिर्फ सरकार की सुविधाओं पे या सरकार के सिस्टम पे काम करने से नहीं होगा, लोगों को भी आना होगा। तो अगर आप एक सेक्टर है जिसमें अब उनके अंदर ये कॉन्शियसनेस जगाना होगा कि इसकी जरूरत आपको है, आपको सोशल कॉज के बाद भी इसको चाहिए। आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ये करने के लिए आपको छोटे छोटे लेवल पे काम करना होगा। अब मैं अकेला तो पूरा भारत नहीं देख सकता हूं, लेकिन अगर एक व्यक्ति, जैसे आज मैं देखता हूं 10 साल, मुझे लगता है 8 साल पहले मोदी जी ने शुरू किया था स्वच्छता अभियान, तो आज देखता हूं फिर भी लोग थोड़े सुधर गए। कम से कम चॉकलेट खा के गाड़ी में वो जो उसका रैपर है वो रख लेते हैं, पहले गाड़ी का शीशा खोल के बाहर फेंक देते थे। तो शुरुआत छोटे से ही होगी, शुरुआत करने से ही चीजें बदलेंगी। और हर सेक्टर में आत्मनिर्भर है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं आपसे कि मैं पैरासीटामोल का प्रोडक्शन करूंगा मैं आत्मनिर्भर हो गया, ये आत्मनिर्भरता नहीं है। आप ये समझे, आज की डेट में 90% आप लोग तो डॉक्टर बनने वाले हैं, पढ़ाई करेंगे 4 साल 4 साल। आप जाके सड़क पे देखिए या शहर में देखिए या गांव में देखिए, 50% जनता आपको स्वयं डॉक्टर है, वो सेल्फ क्लेम्ड डॉक्टर है। वो उनको दवाई की तबीयत खराब हुई, आप उनसे पूछो तुरंत 4 दवाई का नाम बता देंगे। आपके जो शॉप है फार्मेसी की, उसका फार्मासिस्ट भी आपका डॉक्टर अपने आप को क्लेम करता है। आप उससे पूछो साहब 3 दिन से बुखार हो गई, क्या करें, फलाने का दवाई ले लो आप। ये मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी। दूसरा, हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा, और हेल्थ इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये समझना पड़ेगा। इसके दिशा में सरकार को भी काम करना पड़ेगा, जो नए लोग डॉक्टर बन रहे हैं उनको भी काम करना पड़ेगा, जो हम जैसे एंटरप्रेन्योर हैं जो बिजनेस करते हैं, अलग अलग फील्ड में करते हैं। सिर्फ दवा बना के बेच देना, जैसे मैं कुछ बेचता नहीं हूं, my company does a research on cancer vaccine. We are doing for solid cancer and cervical. We are doing a research on whole genomics, proteomics and whole exome sequencing. तो हम इस पे काम कर रहे हैं। अब जैसे अब मैंने सर को एक एग्जांपल कल बताया था, हमारी बात हो रही थी फोन पे। आप और मैं एक शॉप में, फैब्रिक के शॉप में जाएं और कपड़ा खरीदें, और फिर उस कपड़े को किसी टेलर के पास लेके जाएं, तो हमारे साइज के हिसाब से कस्टमाइज होगी, और इनका वाला कपड़ा इनके साइज के हिसाब से कस्टमाइज होगी। हमारे यहां एक ही दवा हर आदमी के लिए चलती है, चाहे वो उसका बॉडी उसकी इफिकेसी एक्सेप्ट करती हो या नहीं करती। मुझे लगता है कि इतना बड़ा देश हमारा, हर दिन हम देखते हैं कि नई नई अस्पताल का इनॉग्रेशन होता रहता है। मैं जब मुंबई से यहाँ आया ट्रेनिंग लेने के बाद, डॉक्टर खेतान, देयर वाज ओनली 1 ICU इन मणिनगर वाणिज्य भवन 14th फ्लोर। तो ICU बेड्स 10-15 हुआ करती थी 93 में। अभी द ICU बेड्स इन thousands and you don't find them vacant. Number of hospitals increasing, number of serious patients increasing, geriatric patients are increasing. हमें डाउट होता है कि हमारा जो साइंस है, साइंस ऑफ हेल्थ है कि साइंस ऑफ डिसीज है। आत्मनिर्भर बनाना है तो एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू बी हेल्दी। प्रीवियस ऑल सेशंस आल्सो एड्रेस दिस पॉइंट, बट आई वुड लाइक टू ऑल ऑफ यू, particularly Rakesh ji and Ketan ji, the role of small nursing homes on the entire country is very big. Although it is fraught with certain problems, for example, छोटे nursing home में कुछ हो जाता है तो he does not have all the amenities to treat that particular complication. But yet, at the moment, the corporate sector caters to, as you said, very few number of patients all over across. What is the fate of small nursing homes? Number one, we can't shut them down. This is आत्मनिर्भर भारत के लिए है, क्योंकि ज़्यादा आत्मनिर्भर होना है तो ज़्यादा अवेलेबल करना है इस सेक्टर हेल्थ केयर को, और उसके लिए ज़्यादा आउटलेट बढ़ाने हैं। उसके भी प्रॉब्लम है कि स्मॉलर नर्सिंग होम्स, फॉर बिकॉज वी हैव यंग डॉक्टर्स, बडिंग डॉक्टर्स, so what happens to avoid problems? They look for their jobs into corporates. They get into a structure where they are protected. डॉक्टर्स, आई डोंट नो हाउ मच पेशेंट्स आर बिकॉज इन एवरीवेयर। सो यहाँ आपका क्या कहना है कि ये आत्मनिर्भर में रोल ऑफ स्मॉलर नर्सिंग होम्स vis-a-vis कॉर्पोरेट कल्चर हॉस्पिटल्स विच आर ऑल्सो boon? सी यू आर कैटरिंग 140 करोड़ जनता की तरफ आप देख रहे हो, और पूरे हिंदुस्तान में बेड्स कितने हैं, है ना? तो 20 लाख 20 लाख बेड हैं और 140 करोड़ जनता है।
तो ये प्रश्न तो वैसे ही आउट हो गया कि 20 लाख बेड हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में होंगे, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होंगे। तो छोटी छोटी संस्थाएं, चाहे वो नर्सिंग होम हो, चाहे पर्सनल क्लिनिक हो, वो कभी भी अपनी इम्पोर्टेंस खोएंगी नहीं। बेसिकली देखिए, इनकी बात से मैं सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ कि भाई सब डॉक्टर हैं, पर जब खुद पे आती है तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि इस मामले का अच्छा डॉक्टर कौन है, ये बताओ मुझे। जब खुद पे आती है, नॉलेज सबको है दूसरों को सलाह देने के लिए, जब खुद पे आती है तो हालत खराब हो जाती है। तब आपके पास कम से कम इतनी फैसिलिटी हो कि एक करेक्ट डायग्नोसिस हो जाए, एक सही मार्गदर्शन मिल जाए, एक सही जगह जाके आप इलाज कराने की सोच सकें, पहली चीज। दूसरी चीज, इमरजेंसी के वक्त, उसको कहते हैं ना जान बचाना। आफ्टर यू कंप्लीट यू टेल ऑल्सो हाउ टू अचीव दिस। सही माहिती, सही इंफॉर्मेशन से ही पहुंचे वहां से। तो सही उसकी जान बचाना, कि जान भी बच जाए उसकी, सिंपल चीजें। अब कैसे पहुंचेंगे? एक कमिटमेंट चाहिए हमारे खुद की तरफ से। बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया, रूरल में जाके प्रैक्टिस करेंगे, इतना आसान नहीं है। करोगे क्या? किसके साथ करोगे? आवाज नहीं आया। जिन्होंने हाथ मशीन- उठाया नहीं उठाया, मशीन सब होगी नहीं। जोर से बताइए। अस्पताल होंगे नहीं, तुम्हारी बीवी जो होगी या किसी का हस्बैंड होगा बोला यहाँ का रहेंगे नहीं, बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल होगा नहीं, करोगे क्या? पर यह कमिटमेंट हर तरफ से सरकार को भी सोचना है कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ अस्पतालों के लिए नहीं, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके भी देना है कि एक डॉक्टर अट्रैक्ट हो, वो वहां आए और प्रैक्टिस करे। एक इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल से रिलेटेड है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके नॉलेज से रिलेटेड है। जो आपका नॉलेज जो भी आप गेन करते हैं, उसको आधा अधूरा ना गेन करके पूरा गेन करिए, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। जैसे डॉक्टर पुरोहित ने बताया, वो बॉम्बे गए थे ट्रेनिंग के लिए, वहां से वापस आए। इस तरह से हर आदमी अपनी जिंदगी में कुछ ट्रेनिंग लेता है, उसको पूरा गेन करिए और उस नॉलेज को अप्लाई करिए उसी जगह जहां पे आपको कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। अगर आप खुद खड़ा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भरता की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। पर हर आदमी शायद उतना सक्षम ना हो, तो आप उसके अंदर कैसे उसको पूरा उपयोग में लाएं, तभी जाके किसी पेशेंट के प्रति आप फायदा कर सकते हैं। अगर आप उसको उपयोग में ही नहीं ला सकते, एज अ सर्जन अगर मैं किसी गांव में बैठ के रोज सुबह से शाम बुखार के ही पेशेंट देखता रहूं, मलेरिया डेंगू की ट्रीटमेंट करता रहूं, करने में कोई बुराई नहीं है। जरूरत है तो किया है, कोविड के वक्त ये काम भी किया है, जरूरत है तो, लेकिन करने में कोई बुराई नहीं है। पर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मुझे भी लगेगा कि मेरी जो एक्सपर्टाइज है उसका मैं क्या करूं। अगर आप 25 दिन, 1 साल 2 साल सर्जरी नहीं करेंगे तो आप वापस से सर्जरी करेंगे तो तकलीफ होती है। तो ये हर तरह की चीजों को अचीव करने के लिए समाज के हर वर्ग को, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, हर वर्ग को आगे आना पड़ेगा, हर वर्ग को सोचना पड़ेगा, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, ग्रास रूट पे ये एडुकेशन को लाना पड़ेगा। अब ग्रास रूट की अगर मैं बात करता हूं तो हेल्थ एज अ सब्जेक्ट क्लास 1 में पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। मैं क्लास 1 की किताब पलट के आया हूं डॉक्टर पुरोहित, अभी भी क्लास 1 में हेल्थ एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं, आप स्वस्थ भारत की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, योग दिवस की बात करते हैं। ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, होनी चाहिए। पर वो जो एक लड़का जब क्लास 1 में जाता है और जब अपनी टीचर की बात सुनता है तो वो हमको भी टोक देता है कि ये काम मत करो, रेड लाइन क्रॉस मत करो। क्यों? क्योंकि उसको टीचर ने समझाया। गंदगी मत करो, क्योंकि उसके टीचर ने समझाया है। तो क्या हम एक हेल्दी लाइफ के लिए आपका क्या अपना दायित्व है, इसको बहुत छोटे से फॉर्म में अपने स्कूल में, शिक्षा में ला नहीं सकते? और इस चीज को धीरे धीरे कंटिन्यू करके 10th तक नहीं ले जा सकते? मैं स्विट्जरलैंड गया था, आई वॉज सरप्राइज्ड। जिनेवा में लेक्चर दे रहा था, तो किसी प्रोफेसर से बात हुई कि मैंने बोला यहाँ पे बड़ी सुविधा है ट्रेनों की। तो बोला जब स्विट्जरलैंड बना, ये लड़ाकों का देश था, ये लड़ाकों का देश था, ये लड़ते थे और हम उधार में सैनिक देते थे। इट इज द ओनली नेशन इन यूनाइटेड नेशंस जो यूनाइटेड नेशन में नहीं, इतने कंट्रीज में वो अपने सैनिक उधार पे देते थे। और वो सैनिक जब पैसा सोना कमा के लाते थे तो वो उनके बैंक में जमा किया जाता था, इसलिए स्विस बैंक की उत्पत्ति हुई। और जब स्विस बैंक की उत्पत्ति हुई, स्विट्जरलैंड डेवलप बना, तो उन्होंने बोला कि हमको इंजीनियर की बहुत जरूरत पड़ेगी इस अगर देश को अच्छा डेवलप देश बनाना है। पहाड़ है, बहुत ज्यादा पहाड़ है,
तो उन्होंने वहां पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, ये सोच के कि वहां रेलवे लाइन अगर बिछानी है तो इंजीनियर कहां से आएंगे, तो कॉलेज उन्होंने खुद की बनाई। और ये बात ये अलग है कि ये 40 साल में ये कॉलेज विश्व की वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है अगर आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। शुरुआत हुई अपने देश के का ही सोच के ना, फिर इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करके किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। तो शुरुआत जब भी करनी होगी हम सबको योगदान देना होगा, ग्रास रूट से लेके ऊपर तक एडुकेशन भी देनी होगी। हर आदमी को सोचना होगा कि हर चीज से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है भाई। जरूरी नहीं है आप शेल्बी वाले को बोलिएगा कि 200 बेड की हॉस्पिटल अगर आप बना दें एक गांव में तो उसी शर्त पे बना सकते हैं। अब तो बना सकते हैं क्योंकि अब तो माँ योजना के अंदर ये पॉसिबल हो सकता है कि आप उस हिसाब से हॉस्पिटल बनाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एटलीस्ट एक एक्सटेंशन, एक रोक दिया है हर इंसान को कि 5 से 10 लाख रुपए उसके खर्च का वहन सरकार करेगी। लेकिन वो एक्सटेंशन अगर नहीं होता तो, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो देखनी है, डॉक्टर काम कैसे करेगा, फ्री में तो करेगा नहीं, कुछ तो पैसे उसको देने पड़ेंगे, उसकी दाल रोटी चलती रहे। तो इन सब एंगल को मेरे हिसाब से देखते हुए आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहिए, जहाँ हर एंगल को आप देखें, हर एंगल पे काम करें। सड़क बनाने से काम नहीं चलेगा, ड्रेनेज की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। अगर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं करेंगे तो बारिश में वो सड़क किसी काम की आएगी नहीं। That brings us to very important point कि गवर्नमेंट जो फ्री बीज और वॉट एवर यू से, it takes care of the senior citizens as well as the certain class of people कि जहाँ उनकी ट्रीटमेंट फ्री होती है, but still this is a burden on the national exchequer. This is not going to in long run going to achieve the objective. So that what you said is correct. सी एक्चुअली देखिए, मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है कि जब शुरुआत जिंदगी की करते हैं तो इसी मारामारी में निकल जाता है। जैसे आपने बताया, नाम कमाना है, घर चलाना है, शादी हो जानी चाहिए, परिवार को कुछ मिल जाना चाहिए। पर आप जब थोड़ी मैच्योर होते हैं, थोड़ी मैच्योरिटी आप में आती है, तब आप शायद समाज के बारे में भी सोचते हैं और आप कुछ करना चाहते हैं। बट नथिंग कम्स फॉर फ्री। अगर सिविल हॉस्पिटल में अगर आप काम कर रहे हैं, जितने भी लड़के किसी हॉस्पिटल में, शोला में होंगे, सिविल में होंगे, कहीं भी होंगे, जितनी भी दवाइयाँ आती हैं वो सिविल हॉस्पिटल को परचेस करनी पड़ती हैं। मुफ्त में तो उनको मिलती नहीं है, पर वो पेशेंट को मुफ्त में बांटते हैं। ये सरकार अपना एक दायित्व निभा रही है, ये मानकर कि हिंदुस्तान अभी भी डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पे गरीबी अभी भी है, लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। फिर आप बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, तो वो बात आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये सपोर्ट करना पड़ेगा, इसको इस सिस्टम से खत्म करना पड़ेगा। किसी इंसान को मैं ये सिखाऊं कि तुम मांग के खाओ, इससे ज्यादा ये अच्छा नहीं है कि मैं उसको इस लायक बना दूं कि वो इतना कमा सके कि और खा सके। एक और जिक्र आपने की थी कि बच्चे अगर गांव में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आई बिलीव दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, and their families, we face the same problem that I know some people who settled in India after having practiced for a few years in abroad, and then they went back for the same reason. That is a different subject कि कितना राष्ट्र के प्रति इतना है और कितना खुद के प्रति अपने they have the उनका कर्तव्य भी फैमिली तरफ रहता है। बट यहाँ से जो बैठे हैं ऑडियंस में, उसमें से महुआ सौराष्ट्र से कितने हैं? How many of you know Kadsar village? All right, very good. I visited that place. ये उनका मोटिवेट करने के लिए और to let them know what the country is. Because of our basic culture, I hear from all the sessions that we must get back to our roots. Then Kadsar, I went and visited that hospital, which is in the most interior part of the Saurashtra, Ratanji. And the doctor is performing about 40 to 45 surgeries a day. Before my daughter went to US to study medicine, I took her there. And told Dr. Baldania, who was there, to arrange a surgery which my daughter saw the previous day in one of the corporate hospitals. The cost, and this patient was my brother-in-law, who spent about 1 lakh rupees for his surgeries to be done.
when we visited the interior hospital at Kadsar next day, this you must listen. This surgery was one of the 40 surgeries that he was doing, one of the 40 surgeries. And the person finished this within 20 or 30 minutes. The doctor is staying just at the top of the hospital. His wife also is taking care of all the other relatives of the patients. This is an utopian condition, but these are happening in this thing. Then I was worried because I kept going there visiting for a major surgeries that place for about 10 years. Two of the sons of this doctor were young, about 5 years apart each. Both of them from that village, they studied and went to the highest medical college in the country. So some of the narratives that we have is very correct because all of us were passed through that. But at the same time, the country and our culture, basically our culture, has this genius in it, which we must tap. Unless we tap it, we are going into the same rut. More beds, more hospital, more monitors, and unless these monitors are available, we know in COVID what happened to the ventilators. The ventilators that were indigenously bought, they failed some, and then at the end of it, with every advances, we end up paying to the other countries, or our exchequer being drained to the out of the country. There, the idea of the Atmanirbhar is being defeated. So again, bringing back to the topic, you as a bariatric surgeon, you know that it is not the disease of the developed countries only; it is also developing countries. So what could possibly be done, or what is an experience? Because you have had a lot of experience in this field as a model. That even in villages you find that children are becoming obese. So as a country, as a society, and as a medical person, what could have been done, or now it is late, or what could have been done? Taking this an example, we can extend the entire thing to the other part, देखिए, कुछ बीमारी क्रोनिक होती हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, कैंसर है। मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत बिजी रहा, पर पिछले 2 साल से काफी चिंतन कर रहा हूं मैं इसके बारे में। सरकार लिखती है तंबाकू खाने से कैंसर होता है या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, और डब्बे पे फोटो भी बनाती है, पीने वाले तो फिर भी पीते हैं। तो इकोनॉमी भी ड्राइव करनी है और साथ में लोगों को बीमारी से भी बचाना है। इस पूरे प्रोसेस में मुझे एक चीज समझ में आई, एडुकेशन। जैसे मैं इसके पहले भी लेक्चर सुन रहा था और डाइटिशियंस एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये या वो मुझे सब बात समझ में नहीं आती कि कितने लोगों को गांव के या शहर में बात समझ में आती होंगी। लेकिन मुझे ये बात बहुत समझ में आती है कि एडुकेशन बहुत ज़रूरी है, कि आप लोगों को ये समझाएं, उनके बीच में जाएं कि भाई पानी मत जमा होने दो, मच्छर आएंगे तो काटेंगे तो डेंगू होगा। तो सबसे पहले डेंगू आपको नहीं समझाना है, डेंगू की ट्रीटमेंट नहीं बतानी है, पर पानी मत जमा होने दो, बुखार नहीं होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। मलेरिया भी आ गया, डेंगू भी आ गया, बाकी की चीज़ें भी आ गई। हाथ धो के खाना खाओ, डिसेंट्री नहीं होगी। डिसेंट्री समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर हाथ धो के खाना खाओ। एक स्कूल में एक्चुअली ये गांव के स्कूल में ये पूरा का पूरा हाथ धो खिलाने की प्रक्रिया जब शुरू की गई तो पता चला गांव के बच्चे में 80% डिसेंट्री की तकलीफ कम हो गई। तो ये एडुकेशन किसी भी रोग के बारे में देना, हर गांव में, हर विलेज में, हर जगह फैलाना, ये एक दायित्व है, और ये दायित्व अकेला कोई इंसान निभा नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। मेरे को वो जमाना याद है जब हम दो हमारे दो का नारा दिया था सरकार ने, जब इंडिया पॉपुलेशन बूम से जा रहा था और सरकार को लगा कि इसके ऊपर कंट्रोल लगाना चाहिए। तो परिवार नियोजन की जब बात हुई और हम दो हमारे दो, तो हर बिल बोर्ड पे, हर दीवार पे, गांव में, पीएचसी पे, सीएचसी पे, हर जगह था, और हर जने को मालूम था कि ये नारा किस लिए दिया गया है और इसके लिए क्या करना है। तो सरकार की मशीनरी ओवर 75 ईयर्स ऑफ पीरियड, 70 ईयर्स ऑफ पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है, मतलब डेवलप तो नहीं कहेंगे, पर इतनी ज्यादा डीप रूटेड है, इतनी जगह पहुंची हुई है कि अगर सरकार ठान ले कि किसी चीज को हमको बेसिक तरीके से एडुकेट करना है, बेसिक नॉलेज भी पहुंचाना है किसी के पास, तो उसको वो पहुंचा सकती है। उसको पहुंचाने में हम लोगों को, या जैसे भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है जिनका उनको रोल चाहिए, उनकी मदद चाहिए, मुझे लगता है कि अगर वो आवाज लगाएंगे तो मदद करने के लिए लोग आगे जरूर आएंगे।
what could be this question to both the Rakesh ji Pandey as well as Rakesh ji Shah, that how technology can help disseminate this information in a most effective way. Now it is very easy, but still it doesn't seem to be happening in certain sectors because we keep getting same problems repeated. So in prevention, if you have any work done in that field, how a prevention, because as you said that we have become the people to address the disease rather than the health, which is a very not welcome thing. So please enlighten us on how technology can help achieve this thing in your field as well as in the field of pharma and the research, both thing. In your field means the corporate world. So technology plays a very crucial role, especially after COVID. We all have realized. If we talk about healthcare or the अमृत वर्षों की बात करें 75 सालों की, I go back in 1946 where Bohr committee suggested roti kapda makan was priority. After 30 years the priority changed to bijli sadak and pani, and now the priority after COVID is on health. And unless and until we realize the importance of health, we are not going anywhere. When we talk about health, the Indian healthcare system traditionally based on curative health, कि हम बीमार पड़ते हैं फिर ट्रीटमेंट लेने जाते हैं. जैसे सर ने बताया कि भाई आप हाथ धोना सिखाओ तो डिसेंट्री ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी. So the era has come, and which Rakesh ji will also with his clinical research and the pharma background will second that, is the era is of promotive and preventive health. How much we are concerned about our healthcare infrastructure, our own health. We are the capital, बहुत pride से बोलते हैं कि diabetes capital is India. So we are taking pride into that, but are we focusing on how we can avoid it? So awareness sessions plays a crucial role. I'll cite couple of examples. We see that cancer के लिए tobacco के पैकेट पे बहुत गंदी गंदी फोटो लगाते हैं, लेकिन खाने वाले खा ही रहे. So unless and until we go to the grassroots level of promotions and awareness, we won't be able to succeed on screening packages जो आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट आ रही है. So वो फायदे कारक हो सकते हैं. As a corporate, I'll cite one example which is called जीवन रक्षक shall be. एक डेटा ऐसे बोलता है कि if we treat any person, any emergency within 3 minutes, basic life support, बहुत सिंपल सी बात है, बेसिक लाइफ सपोर्ट अगर प्रोवाइड करें तो वी कैन रिड्यूस द डेथ्स बाय 1.5 टाइम्स. तो क्या होता है जनरली अगर यहाँ पे कोई कोलैप्स हो जाए, सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल. अगर यहाँ पे कोई इमीडिएटली कोलैप्स हो जाता है तो पहला एक मोबाइल निकालेगा, वीडियो शूट करने लगेगा. दूसरा वाला बंदा बोलेगा मुझे क्या लेना देना है. देयर विल बी अ थर्ड स्मार्ट पर्सन हु विल थिंक कि आई शुड हेल्प एंड ही विल कॉल 108 और एटलीस्ट ट्राई टू डू सो. लेकिन as a responsible organization, we ran this campaign 1.5 years back, which is still running as a movement, wherein we have trained around 75,000 plus people free of cost on basic life support. जो तीसरा वाला बंदा है 108 को फोन कर रहा है, if he provides basic life support, I think we can save someone's life. So इस तरह का अवेयरनेस अगर हम शिक्षा, जो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया, वहीं से शुरू करते हैं. So at Shalby we went across on the board, मंदिर हो, चर्च हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस हो, we are just going and training them. Second thing, we have to connect the dots of our own ecosystem through technology. टेली रेडियोलॉजी आ गया है, टेली कंसल्टेशन आ गया है, एंड डायग्नोस्टिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट वाली चीज है. लाइक इन कोरिया, आफ्टर 45 years of age, and you need to undergo colonoscopy mandatory, I think every year or 2 year or 3 year, because they have a high prevalence of colon cancer. So similar kind of mandatory things, and this has to be linked to your Aadhaar or PAN card, I think. Then only people will realize the importance of preventive and promotive health. Technology, with the advancements, we have on our hands we have digital watch, wherein we can have remote monitoring that can reduce the burden on overall healthcare and infrastructure, and we can have more and more early diagnosis of the patient, so burden on healthcare goes down and the needy people get the appropriate treatment. A short comment from you, Mr. Pandey. मैं इसमें थोड़ी सी एक बात और जोड़ना चाहूँगा. प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, क्योर,
आत्मनिर्भर, ये तो हम सब इस जो सभागार में बैठे हैं समझ रहे हैं, लेकिन गांव तक भी पहुंचानी पड़ेगी और इसके लिए सबको काम करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी चीज मुझे 2 दिन पहले दिखा कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करके जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में आया था और मैं जब काम करना शुरू किया, तो मुझे एक चीज की कमी इंडिया में 2008-9 की बात कर रहा हूं, खली थी कि आपकी आइडियाज को कोई सुनने वाला नहीं है और ना ही कोई प्लेटफॉर्म है जहां आपकी आइडियाज को टेस्ट किया जा सके। और यही कारण था कि मैंने अपना फोकस इंडिया से बाहर किया। लेकिन एक चीज देख के अच्छी लगी कि गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में एक संस्था इस तरह की बना रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में सोच रही है। और मुझे लगता है कि अगर रिसर्च बेस्ड जो हमारी एक्टिविटीज बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं, चाहे वो मेडिकल डिवाइस हो, चाहे ट्रीटमेंट की मेथोडोलॉजी हो, चाहे नए इक्विपमेंट्स हो ट्रीटमेंट की, नई मेडिकेशंस हो, इनफैक्ट इस क्षेत्र में हमको लगता है कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं है ओवरनाइट होने वाला है, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है। इसके लिए हम लोग को धन्यवाद कहना चाहिए सरकार को। मैं पर्सनली तो इस बात से बहुत खुश हूँ। आई हैव सीन दिस ट्विटर फ्यू डेज बैक एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तो बाकी मैं So, thank you. ladies and gentlemen, that brings us to the concluding remarks that as I told you, we must thank the organizer team. Prafulji Ketkar is here and his team. That in our career in medicine, we have not seen such kind of conclave, which needs to be increased. We must, these are the concluding messages for our young minds, Prafulji, that this great country that we call Bharat, in fact, the birth of this conclave is by those minds which we commonly call Rashtra Premi or Rashtravadi. We must understand that. As I told, the whole problem is as if a bunch of noodles. You can't pull out any one noodle without separating or addressing other noodles. For example, a doctor settling in the village, his family needs that kind of infrastructure, and therefore the whole problem has to be addressed as a whole, and each one needs to be participating. My daughter tells me there that even in abroad, the patients seek out for an Indian doctor. Not because Indian doctor has studied Indian liver or American liver. The liver is same all across the world. But the Indian genius and our ethos and our culture, that makes us a different person. A same doctor we don't see patients coming to us and he's saying that do you remove an European appendix? The appendix is same everywhere. Therefore, medical science is same, the technology is same, but yet we find that our boys, our girls, our Indian genes are superior, and that the current world has proved. Therefore, kindly have a great courage, and this is the country now that we are passing through a phase which we call Sandhikal. From here we are going to take off, because the entire world is searching us and our roots, which perhaps we have forgotten or we are losing gradually. We have to reclaim our ethos and our heritage. This birth of this conclave, as I said, from those minds, and let us be those minds which will live not for only ourselves. The whole world believes that you can be happy only at the cost of others. We don't believe, because we are all Rushiputras. We believe that we can all become happy at same time. Wish you all the very best. Wish you, thank you very much, Prafulji. And बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के.एस. पुरोहित जी। तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हम सभी की जिम्मेदारी और उसके लिए हम सभी को प्रयासरत रहना है। मैं श्री अरुण कुमार गोयल जी से निवेदन करता हूं, आप मंच पर आए और डॉक्टर के.एस. पुरोहित जी का स्वागत सम्मान करें। गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका स्वागत है मैम। श्री अरुण कुमार गोयल जी से विनती कि के.एस. पुरोहित जी का स्वागत सम्मान। डॉक्टर के.एस. पुरोहित जी, वेल रिस्पेक्टेड फिगर known for his contribution
to gastro as well as in laparoscopic surgeries. उसके बाद मैं श्री प्रफुल्ल केतकर जी से निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पर आइए और श्री राकेश पांडे जी, CMD ग्लोबल ब्रेवो हेल्थकेयर ग्रुप, उनका स्वागत अभिवादन करें। श्री राकेश पांडे जी is the CMD and founder member of the board at the Bravo Pharma Group. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर ऋषिकेश जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, को निवेदन करता हूं कि आप डॉक्टर मनीष खेतान जी का स्वागत करें। आपके चहीते शिक्षक कभी आपको प्यार से भी कहे और कभी डांटे भी, तो वो भी एक विद्यार्थियों का हक बनता है। डॉक्टर राकेश शाह जी, सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल इन हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशंस, करंटली बीइंग एसोसिएटेड विद शेल्बी हॉस्पिटल। अब मैं रतन शारदा जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आए और डॉक्टर राकेश शाह जी का स्वागत करें। रतन शारदा जी मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, भारत प्रकाशन, दिल्ली, और ऑथर और कॉलमनिस्ट हैं। डॉक्टर शाह has done his executive education from IIM Ahmedabad. He has 17 years of robust experience in the field of healthcare. सभी मंचस्थ महानुभावों को एक ग्रुप फोटो के लिए निवेदन करता हूं।